नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो कानूनों, एक्ट्स और प्रस्तावों से भरा है, पर असल में ये कहानी है कि आज का भारत कैसे बना। बिल्कुल। हम 1857 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे 90 सालों में कागज पर लिखे गए शब्दों ने भारत की पूरी तकदीर ही तय कर दी। और ये सिर्फ सूखी कानूनी भाषा की कहानी नहीं है, ये समझने की एक कुंजी है कि एक व्यापारिक कंपनी की जगह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ने भारत पर अपनी पकड़ कैसे बनाई। हाँ, भारतीयों ने धीरे धीरे अपने अधिकार कैसे छीने और आखिर में वो कौन सी कानूनी लकीरें थीं जिन्होंने आज़ादी के साथ साथ बंटवारे की जमीन भी तैयार कर दी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें इस सफर का एक पूरा नक्शा देती है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909 ने क्या बदला। फिर 1919 का दौर आएगा। हाँ, 1919 के वो दोहरे चेहरे वाले कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और रॉलेट एक्ट। फिर हम 1935 के उस विशाल एक्ट पर बात करेंगे जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। और फिर आजादी तक का अंतिम पड़ाव, ऑगस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन और आखिर में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। 1857 का विद्रोह खत्म हो चुका था और लंदन में बैठे लोगों को यह एहसास हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा बदलना होगा। बिल्कुल, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश संसद के लिए एक भूकंप जैसा था। उन्हें ये साफ हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मूल रूप से एक व्यापारिक संस्था थी, वो इतने बड़े और जटिल देश पर शासन करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। तो इसी के जवाब में ये एक्ट आया। हाँ, इसी सदमे के जवाब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। इसका सबसे बड़ा और नाटकीय नतीजा था ईस्ट इंडिया कंपनी के 250 साल पुराने राज का खात्मा। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। सत्ता का ये हस्तांतरण सिर्फ नाम का था या जमीन पर भी कुछ बदला? मेरा मतलब है, भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब था और ये नई सत्ता की संरचना कैसी दिखती थी? नहीं, ये बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव था। लंदन में एक नया और बेहद शक्तिशाली पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था और भारत से जुड़े हर मामले पर अंतिम फैसला उसी का होता था। और उसकी मदद के लिए 15 लोगों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया थी, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। सारी शक्ति लंदन में सिमट गई थी। भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। वाइसरॉय, ये शब्द सुनने में ज्यादा शाही लगता है। क्या ये सिर्फ एक फैंसी नया नाम था? ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव था। देखिए, गवर्नर जनरल कंपनी का अफसर लगता था, जबकि वाइसरॉय का मतलब था राजा का व्यक्तिगत प्रतिनिधि। अच्छा, ये जताने का तरीका था कि अब भारत पर कोई कंपनी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी राज कर रही हैं। इससे एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी गया। तो सत्ता तो उन्होंने अपने हाथ में ले ली, लेकिन जो राजे रजवाड़े 1857 में नाराज थे, उन्हें शांत करने के लिए क्या किया गया? क्या पुरानी नीतियों में कोई बदलाव आया? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने रियासतों को खुश करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। लॉर्ड डलहौजी की जो बदनाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जिसके तहत कई राज्यों को हड़प लिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया। मतलब उन्हें एक तरह की सुरक्षा दी गई? हाँ, राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि उनके राज्यों को अब ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ज्यादा स्याह था। इसी एक्ट के बाद फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश प्रशासन का एक औपचारिक हिस्सा बन गई। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई। एक तरह से औपचारिक शुरुआत। स्रोत सामग्री इसे ब्रिटिश राज का कंकाल कहती है, और ये सही भी है, क्योंकि इसी ढांचे पर अगले 90 सालों तक राज किया गया। ठीक है, तो 1857 के बाद उन्हें ये भी समझ आ गया कि भारतीयों को पूरी तरह से शासन से बाहर रखना एक विस्फोटक स्थिति बना सकता है। शायद इसीलिए हमें अगले अधिनियमों में भारतीयों को शामिल करने की धीमी कोशिशें दिखाई देती हैं। बिल्कुल। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 इसी दिशा में पहला बहुत छोटा सा कदम था। इसका मकसद भारतीयों को एक तरह का सेफ्टी वाल्व देना था, ताकि उनका गुस्सा सिस्टम के अंदर ही निकल जाए, बाहर विद्रोह के रूप में नहीं। तो उन्होंने क्या किया? इस एक्ट के तहत पहली बार वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल सदस्य के रूप में नामित किया गया। लेकिन ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक था। इन सदस्यों को वॉइसरॉय चुनता था, जनता नहीं। और उनके अधिकार? कोई अधिकार नहीं थे। उनके पास बजट या किसी अहम मुद्दे पर सवाल पूछने का भी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इसी एक्ट ने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की है ना? बम्बई और मद्रास को उनकी कानून बनाने की शक्तियां वापस दी गईं।
हाँ, लेकिन इस एक्ट में एक और चीज छिपी थी जो बहुत दिलचस्प है। हाँ। इसी कानून ने वाइसरॉय को आपातकाल में काउंसिल की सहमति के बिना अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि आज हमारे संविधान में जो अध्यादेश की शक्ति है, जिस पर इतनी बहस होती है, उसकी जड़ें एक 160 साल पुराने औपनिवेशिक कानून में है। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें 1861 तक जाती हैं। ये दिखाता है कि हमारे आज के प्रशासनिक ढांचे पर औपनिवेशिक काल का कितना गहरा असर है। कमाल की बात है ये तो। अब 1861 के बाद लगभग 30 साल तक कुछ खास नहीं बदला, लेकिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन ने समीकरण बदल दिए। तो 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट सीधे सीधे कांग्रेस के दबाव का नतीजा था? क्या मिला इस एक्ट से? हाँ, ये कांग्रेस की मांगों का सीधा जवाब था। इस एक्ट ने सदस्यों की संख्या थोड़ी बढ़ाई और उन्हें 2 महत्वपूर्ण अधिकार दिए जो पहले नहीं थे। पहला, वे बजट पर चर्चा कर सकते थे। अच्छा। और दूसरा, वे सरकार से सवाल पूछ सकते थे। लेकिन यहां भी एक बड़ा किंतु था। वो क्या? वे बजट पर वोट नहीं कर सकते थे और ना ही कोई संशोधन पेश कर सकते थे। सवाल पूछ सकते थे, पर पूरक सवाल नहीं पूछ सकते थे। मतलब ये शक्ति के बिना चर्चा करने जैसा था। मतलब आप हमारी नीतियों पर बोल सकते हैं पर उन्हें बदल नहीं सकते। ये तो एक तरह से सिर्फ दिखावा हुआ। इसने आग को और भड़काया। जब आप किसी को थोड़ी सी आवाज देते हैं तो वो और जोर से बोलना चाहता है। इसी बढ़ते दबाव और बंगाल के विभाजन के बाद के गर्म माहौल में 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से बेहतर जानते हैं। हाँ, और इसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आप पृथक निर्वाचन क्षेत्रों यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सबसे विवादास्पद प्रावधान था। ये था क्या और इसका इतना दूरगामी असर क्यों हुआ? इसका असर बहुत गहरा था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई और उन सीटों पर वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही डाल सकते थे। तर्क क्या दिया गया इसके पीछे? तर्क ये दिया गया कि इससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी। लेकिन असल में इसने भारतीय समाज और राजनीति में एक कानूनी दीवार खड़ी कर दी। इसलिए पहली बार भारतीय पहचान को धर्म के आधार पर राजनीतिक रूप से परिभाषित किया। मतलब यहीं से उस 2 राष्ट्र सिद्धांत को कानूनी वैधता मिलनी शुरू हुई। बिल्कुल, जिसकी परिणति 38 साल बाद भारत के विभाजन में हुई। तो एक तरफ प्रतिनिधित्व बढ़ाने का नाटक चल रहा था और दूसरी तरफ देश को बांटने की नींव रखी जा रही थी। ये हमें 1919 तक ले आता है, जो हमारे स्रोतों के अनुसार एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी साल था। बहुत सही शब्द है, विरोधाभासी। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने 2 कानून पेश किए जो एक दूसरे की पूरी तरह से उलट थे। एक तरफ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो भारतीयों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का वादा करता था। और दूसरी तरफ था कुख्यात रॉलेट एक्ट, जिसने भारतीयों के मौलिक अधिकारों को ही छीन लिया। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे घर का बजट। असली कंट्रोल, यानी कहाँ पैसा खर्च होगा, ये सब माता पिता मतलब गवर्नर के पास आरक्षित विषय के तौर पर रहें। और बच्चों यानी भारतीय मंत्रियों को पॉकेट मनी देकर कह दिया कि तुम तय कर लो कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कम महत्व के विषयों पर क्या करना है। मतलब उन्हें अधिकार दिया गया पर असली शक्ति नहीं। वित्त और पुलिस जैसे सारे महत्वपूर्ण विभाग गवर्नर के ही पास रहे। बिल्कुल, नाम के लिए मंत्री थे पर काम के लिए पूरी तरह गवर्नर पर निर्भर। लेकिन इस एक्ट में कुछ सकारात्मक भी था। हाँ, एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम था। केंद्र में पहली बार एक द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी उच्च सदन और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब निम्न सदन, जो आज की हमारी राज्यसभा और लोकसभा की संरचना का शुरुआती मॉडल था। हाँ, लेकिन इसी साल सुधारों के इस दिखावे पर पानी फेरने के लिए रॉलेट एक्ट आ गया, जिसे काला कानून भी कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कानून सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार देता था। न वकील, न दलील, न अपील। बिल्कुल, ये नागरिक अधिकारों पर सीधा और क्रूर हमला था। इसके खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा फूटा और गांधी जी ने अपना पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह इसी के विरोध में शुरू किया। और इसी कानून का विरोध करते हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग शांति से इकट्ठा हुए थे। इस एक घटना ने शायद आजादी की लड़ाई का पूरा नजरिया ही बदल दिया होगा। बिल्कुल, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज के चेहरे से इंसानियत का नकाब नोच लिया।
इसने ये साफ कर दिया कि ब्रिटिश सुधार केवल एक छलावा है और उनका असली चरित्र दमनकारी है। इस हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता को खत्म कर दिया। 1919 के बाद तो माहौल बहुत गर्म हो गया था। क्या इसके बाद कोई बड़ा सुधार हुआ? मैंने सुना है कि 1935 में एक कानून आया था जो इतना बड़ा था कि लोग उसे आज भी हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट मानते हैं। इसमें ऐसा क्या खास था? आपका कहना बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत कानून था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म करके प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि अब प्रांतों में पूरी तरह से चुनी हुई भारतीय सरकारें थीं और उनके मंत्रियों के पास अपने विभागों पर वास्तविक नियंत्रण था। 1937 में हुए चुनावों के बाद कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी भी। इस एक्ट ने एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन का भी प्रस्ताव रखा था। उसका क्या हुआ? वो प्रस्ताव बहुत महत्वाकांक्षी था। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और 600 से ज्यादा देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने की योजना थी, लेकिन ये कभी हकीकत नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इससे उनकी अपनी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। लेकिन इस एक्ट की विरासत बहुत बड़ी है। जैसे कि? इसी एक्ट के तहत 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जो 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुई। लेकिन इसमें भी जरूर कुछ खामियां होंगी। हाँ, और बहुत बड़ी खामियां थीं। केंद्र में सारी असली शक्ति अभी भी वाइसरॉय के पास थी, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि 1909 में शुरू हुए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का दायरा अब और बढ़ा दिया गया। अच्छा। इसे दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों तक फैला दिया गया। इसने भारतीय समाज को और भी ज्यादा बांटने का काम किया। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे तेज दौर में पहुंचते हैं, 1940 से 1947। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य की कमर टूट चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, बल्कि ये था कि कैसे और कब। बिल्कुल। इस दौर में अंग्रेजों की तरफ से आए सारे प्रस्ताव युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने की कोशिशें थीं। 1940 का ऑगस्ट ऑफर और 1942 का क्रिप्स मिशन इसी का हिस्सा थे। इनमें क्या पेशकश की गई? इन प्रस्तावों में पहली बार खुलकर कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और भारतीय अपना संविधान खुद बना सकेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों को खारिज कर दिया। क्यों? डोमिनियन स्टेटस तो एक बड़ी पेशकश थी। क्योंकि अब कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था ब्रिटिश क्राउन के तहत एक स्वायत्त देश, जैसे कनाडा। लेकिन कांग्रेस को पूरी स्वतंत्रता चाहिए थी। अच्छा, इसीलिए गांधी जी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हाँ, एक दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। युद्ध खत्म होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। स्रोत बताते हैं कि ये भारत को एकजुट रखने की आखिरी गंभीर कोशिश थी। ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कोशिश थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जिससे भारत का बंटवारा टाला जा सके। इस मिशन का सबसे बड़ा योगदान था संविधान सभा का गठन, जिसने हमारे संविधान को लिखा। पर इसकी जो मुख्य योजना थी वो विफल हो गई। हाँ, वो बुरी तरह विफल हो गई। प्रांतों के समूह बनाने को लेकर कुछ असहमति हुई थी, है ना? इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी कि देश का बंटवारा हो गया? ये बहुत ही अहम सवाल है। कैबिनेट मिशन ने एक त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। सबसे ऊपर एक कमजोर केंद्र, बीच में प्रांतों के 3 समूह और सबसे नीचे प्रांत। मुस्लिम लीग ने इसे इस तरह देखा कि मुस्लिम बहुल समूह भविष्य में पाकिस्तान की नींव बन सकते हैं। और कांग्रेस को क्या डर था? कांग्रेस को डर था कि ये व्यवस्था केंद्र को बहुत कमजोर कर देगी और प्रांतों को समूहों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये एक दूसरे के प्रति गहरे अविश्वास का नतीजा था। कांग्रेस एक मजबूत केंद्र वाला एकजुट भारत चाहती थी, जबकि लीग मुसलमानों के लिए राजनीतिक सुरक्षा। जब दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए तो विभाजन लगभग तय हो गया। और इसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो आखिरी कानून जिसने ब्रिटिश राज का अंत किया। हाँ, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। इसने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए और स्वतंत्र डोमिनियन बनाए। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिए कोई भी संविधान बनाने की पूरी शक्ति दे दी। तो इन 90 सालों के सफर को देखें,
तो ये एक कहानी है कि कैसे एक केंद्रीकृत औपनिवेशिक शासन से धीरे धीरे लड़कर समझौते करके एक प्रतिनिधि प्रणाली का विकास हुआ। ये केवल कानूनों का विकास नहीं था, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी थी। बिल्कुल। और अंत में स्रोत सामग्री इन अधिनियमों को ब्रिटिश राज के कंकाल और आधुनिक भारत के मिनी संविधान के रूप में वर्णित करती है। ये हमारे श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ता है। क्या ये औपनिवेशिक कानून आज केवल ऐतिहासिक दस्तावेज हैं? या उनका असर आज भी है? हाँ, या उनकी बनाई संरचनाएं, प्रशासनिक आदतें और यहां तक कि उनकी विभाजनकारी नीतियां आज भी किसी न किसी रूप में भारत की राजनीति, समाज और चुनौतियों को आकार दे रही हैं।